ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है सर? आई होप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक हमने सिर्फ एक थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन लिया है लास्ट क्लास में। आज उसी का थोड़ा सा बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। हमने कहा उस दिन कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में दो पार्ट्स है। मैंने क्या किया, EC और M, ये मैंने कहा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और ये मेजरमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है। वैसे तो मेजरमेंट्स को अभी फिलहाल छोड़ देंगे बिकॉज दैट्स द लास्ट पार्ट और सेकेंड हाफ ऑफ सब्जेक्ट। फिलहाल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की हम बात करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? आई थिंक मैंने इसके डेफिनेशन शायद दिया है आप लोगों को उस दिन, वरना मैं रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अच्छा, हम क्यों इंटरकनेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा सर्किट इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। और इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्यों कर रहे हैं हम इंटरकनेक्शन? फॉर पर्पस क्या है? फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए? एनर्जी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंटरकनेक्ट करेंगे तो वो एक सर्किट बनेगा। और इसका एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है। मैंने 3 स्टार मार्क लगाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देयर मस्ट बी a closed path in the interconnections। मतलब इंटरकनेक्शंस में एक क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, तभी हम उसको एक सर्किट बोल पाएंगे, सर्किट बोलेंगे। अगर मान लो इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब इंटरकनेक्शन तो है, इंटरकनेक्शन तो है मगर क्लोज पाथ नहीं है, तो हम उसको एक नेटवर्क बोल सकते हैं। नेटवर्क इज ऑल्सो नथिंग बट इंटरकनेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। वो अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जोड़ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात अगर हम करेंगे तो इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट उसका एक वो है कि क्लोज्ड पाथ अगर नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। क्लोज्ड पाथ अगर नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है। जब तक कोई पाथ नहीं है एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तो बिना क्लोज्ड पाथ अगर आपका कोई इंटरकनेक्शन है तो आप उसे नेटवर्क बोल सकते हैं। और नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करें। तो सर्किट इज ऑलवेज ए नेटवर्क। तो एनी सर्किट can also be called as a network, but any network or every network cannot be called as a circuit। समझ में आ रहा है? तो सर्किट जो है मैथमेटिकली अगर हम बोलें, सर्किट इज ए सबसेट ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है सर्किट। सबसेट मतलब अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो उसमें एक सर्किट हो सकता है, बट सर्किट एवरी सर्किट मतलब हाँ, इसके हिसाब से
every circuit can be a network, but every network cannot be a circuit, because network में this condition need not be satisfied. नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ हो, अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर है तो उस नेटवर्क को आप सर्किट बोल सकते हैं, अगर नहीं है क्लोज पाथ तो उस नेटवर्क को नेटवर्क ही बोलेंगे सिंपली। ठीक है, तो अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के पास। हम नेटवर्क्स के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम अगर सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क्स हम ऑटोमेटिकली पढ़ ही रहे हैं। तो हम स्पेशली अभी फिलहाल इस सब्जेक्ट में सर्किट्स को पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है सब लोगों से कि प्लीज कीप नोटिंग डाउन। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ रनिंग नोट्स लीजिएगा। डोंट एक्सपेक्ट मी टू राइट डाउन नोट्स, जीरोक्स लेकर सॉफ्ट कॉपी भेज दूँ, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस क्लास के लिए मैं रोज 1 घंटा प्रिपेयर करके आता हूँ, तो आप भी इस नोट्स को बनाइए, प्रिपेयर करिए और उसको बाद में पढ़िए। और मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स और क्लास फॉलो करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, बट वो सिंपल तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है। थियोरिटिकली मैं पढ़ा दूंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन मेरे प्रैक्टिसिंग के अलावा भी आपको घर में अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में भी आपसे क्लियरली ये बताया था कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप लोग उस दिन बहुत लोगों ने यस सर का जवाब तो दे ही दिया, तो अब आज से शुरू करिए। आज से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ नोट करिए और शाम को उसको रिवाइज कर लीजिए। जिस दिन पढ़ाया गया टॉपिक उसी दिन रिवाइज करिए, आप भूल नहीं जाएंगे, ये पक्का है। आप प्रैक्टिस इसको एक्सपीरियंस करिए, खुद करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। सिर्फ ये नहीं कह देना कि भाई सर तो ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि कीप टेकिंग डाउन द नोट्स, रनिंग नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखकर लिखते रहिए। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं भेज रहा। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात कहेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैं नोट्स मतलब यहाँ पर लिख के फिर दोबारा रब कर रहा हूँ। आगे से मैं क्या करूँगा, इसको 2 भाग कर दूंगा, फिर पहले यहाँ लिखूंगा फिर यहाँ लिखूंगा, ताकि आप नोट करें इजीली, मैं रब नहीं करूँ। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होता है। और इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछले क्लास में आपके घर का एग्जाम्पल देके कई बार मैंने रेफर किया है कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और वो कैसे है देखिए। एक बार पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। पहले तो मैं एक सोर्स लूंगा, एक लोड लूंगा, ठीक है, और सोर्स से लोड मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूं। सोर्स एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, लोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मीडियम एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो देखिए सर्किट कैसे बना रहा हूं, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इंटरकनेक्ट कर रहा हूं फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, मतलब सोर्स से लोड तक मैं एनर्जी को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, और टू एक इलेक्ट्रिकल मीडियम में करना हूं। और आप देख सकते हैं कि पाथ जो है बिल्कुल क्लोज्ड है, तो ये वाला पोर्शन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या बना, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना। तो सिंपली टू डिफाइन, जो मैंने डेफिनेशन दिया उसको समझने के लिए ये डायग्राम आपको समझा देगा। ये इलेक्ट्रिकल सोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल लोड है, ये इलेक्ट्रिकल मीडियम है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैंने सारे डिवाइसेस या इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल बना दिया है। बस इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल लोड और इलेक्ट्रिकल मीडियम। ठीक है, अब आप अपने कमरे का ही एग्जाम्पल लीजिए। जिस कमरे में आप बैठे होंगे आप देख लीजिए,
पहले मैं लोड की तरफ से इस तरफ आऊंगा। लोड फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका लोड है, आपके कमरा ही मान लो, ठीक है, रूम 1 आप बैठे हो और उस रूम 1 में से यू हैव 4 इक्विपमेंट्स, ठीक है। हर इक्विपमेंट को आपने सप्लाई दिया है। वो कहां से दिया है? इस रूम का, रूम 1 का जो सप्लाई है वो रूम 1 के अंदर एक स्विच बोर्ड होगा जहां से रूम का हर इक्विपमेंट के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो रूम 1 का जो स्विच बोर्ड है, क्या सोर्स उस स्विच बोर्ड के पास है? इज द सोर्स अवेलेबल इन द स्विच बोर्ड? कोई बता सकता है क्या स्विच बोर्ड में सोर्स है? कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? स्विच बोर्ड में क्या सोर्स है कोई? सोर्स मतलब क्या है? सोर्स इज समथिंग विच जेनरेट्स, उत्पन्न करेगा एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आपके घर का उस कमरे में, उस स्विच बोर्ड में कोई उत्पन्न करने वाला सोर्स है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर जानते हो तो उत्पन्न करने वाला सोर्स नॉर्मली एक हम जनरेटर का नाम देकर जनरेटर बोलते हैं। क्या आपके घर के स्विच बोर्ड में जनरेटर है? नहीं है। तो स्विच बोर्ड, अगर उसको आप SB1 बोले, रूम 1 का स्विच बोर्ड को SB1 बोलेंगे, ठीक है। स्विच बोर्ड के पास कहीं से आ रहा है ना? वो कहां से आ रहा है? कोई बताएंगे? स्विच बोर्ड में कहां से आ रहा है? मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई से स्विच बोर्ड 1 ऑफ रूम 1, फिर मेन सप्लाई से स्विच बोर्ड 2 ऑफ रूम 2, फिर मेन सप्लाई से स्विच बोर्ड 3 ऑफ रूम 3, ऐसे हर कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, आपके पास लोड्स तो है ही, रूम 1 का लोड है, रूम 2 का लोड है, रूम 3 का लोड है, ठीक है, R2 R3। अब बताओ, लोड्स तो हो गए आपके, सर्किट वाला जो लोड्स पार्ट है वो हो गए। क्या मेंस में आपका जनरेटर है? मेंस में सोर्स है? नहीं, नहीं, मेंस में भी नहीं है। तो कहां है फिर? मेंस को कहां से आ रहा है? मेंस में आपके पास बाहर एक पोल से आ रहा होगा। ज्यादातर अगर इंडिविजुअल हाउस है तो एक पोल से आ रहा होगा बाहर, इलेक्ट्रिकल पोल जो बाहर है वहां से आपका सप्लाई खींचा हुआ होगा, ठीक है। अगर आप लोग एक फ्लैट में रहते हैं तो बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसमें से आपका सप्लाई आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एक इंडिविजुअल हाउस है आप लोगों का, उस पोल से आपके मेंस में सप्लाई आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। अब बताओ, मेंस और लोड्स हो गए, ये भी एक तरह का एक लोड ही मान लो। अब क्या सोर्स यहां पर है? पोल के ऊपर सोर्स है? क्या पोल के ऊपर सोर्स है? नो सर, नो सर, नहीं, नो सर। पोल के ऊपर भी नहीं है, ठीक है। तो पोल को कहां से आ रहा है? वो एक ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर में सोर्स है? नहीं, ट्रांसफार्मर सोर्स नहीं होता है। ट्रांसफार्मर से पोल में आ रहा है, क्या ट्रांसफार्मर में सोर्स है? नहीं, ट्रांसफार्मर में भी सोर्स नहीं है। ट्रांसफार्मर को कहां से आ रहा है? एक सबस्टेशन से आ रहा है, S/S सबस्टेशन। क्या सबस्टेशन में सोर्स है? नहीं, सबस्टेशन को भी एक ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा होगा, ऐसे बड़ा सा लंबा सा, कहो बहुत दूर से एक ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, वहां से आप सबस्टेशन में आ रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में क्या सोर्स है? नहीं, ट्रांसमिशन लाइन का जो दूसरा एंड है, यहां पर एक जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन हम जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा पावर प्लांट जो बोलते हैं, वो है, वहां से आ रहा है। अब जनरेटिंग स्टेशन में क्या है? वहां पर जनरेटर है। तो देखिए, आपका जो लोड, आपके कमरे में जो एक पंखा चलने के लिए, आप देखिए आपका सोर्स कहां पर है, ठीक है। पंखा आपके घर में क्यों चल रहा है? क्योंकि कहीं 100, 700, 800,
1000 किलोमीटर दूर का एक कोई जनरेटर चल रहा है, वहां से आपके घर तक एनर्जी पहुंच रहा है। तो मैंने तो बहुत सिंपली दिखा दिया यहां पर एक सोर्स और एक लोड, और ये क्या दिखाया मैंने बीच में, मीडियम। तो अब देखिए सोर्स, एक्चुअल सोर्स यहां पर है और आपका एक्चुअल लोड यहां पर है, और बीच में जो कुछ भी है ये सब मीडियम है। ये सब सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेशंस है एक तरह से। भाई आप दिल्ली से चढ़ रहे हैं और मुंबई में उतर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, ये तो बस समझाने के लिए। तो बीच में कई सारे स्टेशन आते हैं, वो सब मीडियम है, वो सब इंटरमीडिएट है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई उतरता चढ़ता है, ऐसा भी है। देखिए इस सबस्टेशन से ये अकेला ट्रांसफार्मर नहीं होगा, और इस ट्रांसमिशन लाइन से ये अकेला सबस्टेशन नहीं होगा। इस ट्रांसमिशन लाइन से बीच बीच में कई सारे सबस्टेशन आएंगे। मैंने तो आपके घर में सप्लाई देने वाला एक पर्टिकुलर लाइन मैंने दिखा दिया जनरेटर तक, बल्कि ऐसे तो लाइन कई सारे होंगे, ठीक है, ऐसे तो कई सारे होंगे। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से ये सब इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, हर चीज। देखिए ये जनरेटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये ट्रांसमिशन लाइन, इसमें तार ही होते हैं बहुत बड़े बड़े पोल्स के साथ तार, वो सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे, कंट्रोल पैनल्स होंगे, ट्रांसफार्मर, फिर पोल, इलेक्ट्रिकल तार होंगे, फिर मेंस, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा। तो एवरी पार्ट हैज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। So what are you trying to do is you are trying to interconnect number of electrical equipments. तो हमने simply interconnection of number of electrical equipments को एक नेटवर्क कहा। अब ये नेटवर्क सर्किट तब बनेगा जब यहां से लेके यहां तक आपका पूरा एक पाथ बन रहा हो, क्योंकि ये कंपलसरी है ना क्लोज्ड पाथ। तो अगर आपका यहां का फैन चल रहा है तो इसका मतलब ये जनरेटर का जो पावर है या एनर्जी है वो आपके फैन तक पहुंच रहा है, तो वो क्लोज्ड पाथ बन गया। इसका मतलब एक सर्किट भी बन गया, ठीक है। ये है सबसे लंबा इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आपका घर कहां है और जनरेटर या पावर स्टेशन कहां है, कितना दूर है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा पिक्चर है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। कोई भी सिस्टम का मतलब ही कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ के आपने एक ग्रुप में एक काम के लिए यूज कर रहे हो, तो वो एक सिस्टम है। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना, ट्रांसफर करना। थोड़ा सा इसमें और पीछे जाएंगे, पीछे जाके मैं फिर बंद कर दूंगा ये, फिर हम इसमें चले जाएंगे अपने वाले। पीछे जा सकते हैं कि नहीं भाई, जनरेटर आ गया, सोर्स आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ है क्या, आप बताओ। जनरेटर के पहले भी कुछ है क्या? जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आउटपुट दे रहा है वो मतलब ऐसे ही मतलब ऊपर से नीचे खींच के दे रहा है? कोई बता सकता है कैसे दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर? इस सर फ्यूल मैं बताऊं, फ्यूल हो सकता है ना सर। हाँ सर, टरबाइन के लिए फ्यूल चाहिए, या फिर मतलब जो भी हम जैसे टरबाइन, विंड टरबाइन के लिए विंड और वाटर टरबाइन के लिए वाटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने टरबाइन बात कर दी, मुझे समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिकल, देखो आगे बढ़ने से पहले एक लॉ आपको याद दिलाना चाहूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर मिल रहा है तो ये हवा से मतलब ऐसे ही उसको जनरेट नहीं कर रहा है, ये जनरेटर भी किसी दूसरे एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है, ठीक है। तो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे दे रहा है? मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेकर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल कहां से मिल रहा है? फिर आप कोई एक ड्राइवर लगाएंगे यहां पर, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर। ये किसी ने टरबाइन बोल दिया ना, एक्चुअली टरबाइन भी सही है,
बट मैंने आपको सरल भाषा में ड्राइवर कह दिया। ड्राइवर क्या है? इसको ड्राइव करेगा भाई, चलाएगा, मैकेनिकली मूव कराएगा। कैसे मूव कराएगा? इसका एक शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट के साथ जनरेटर कनेक्ट करके मूव कराएगा। अच्छा, ये कैसे मूव कर रहा है फिर? इसमें कहां से एनर्जी आ रहा है भाई? ये अगर मैकेनिकल एनर्जी बाहर दे रहा है तो ये भी तो कुछ एनर्जी ले रहा होगा किसी से और फिर कन्वर्ट कर रहा होगा, है ना? तो अब अगर वो वाली बात आएगी तो हम इसको टेक्निकली टरबाइन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइडल टरबाइन की बात करते हैं या हाइड्रो टरबाइन की बात करते हैं, तो हाइड्रो टरबाइन पानी का जो कैनेटिक एनर्जी है के कैनेटिक एनर्जी को लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पानी का कैनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है? अब आप पूछ सकते हैं कैनेटिक एनर्जी भी जनरेट हो रहा है क्या? हाँ, एक्चुअली कैनेटिक एनर्जी भी हो रहा है। इफ यू रिमेंबर, द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल इज ऑलवेज पीई, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे खड़ा है या बैठा है या सोया है, रेडीली स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, तो यू से दैट दैट बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर हम हाइड्रो टरबाइन की बात कर रहे हैं और जनरेटर स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक हाइड्रो पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। और शायद आपको पता होगा, हाइड्रो पावर स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होगा, पानी का एक बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा, ठीक है? वो क्या है, वो किस लिए है? आप क्या कर रहे हो? पानी को एक्यूमुलेट कर रहे हो, पानी को एक्यूमुलेट कर रहे हो एक बहुत बड़ा तालाब में, और एक्यूमुलेट करके पानी को जब आपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे, मतलब एक्यूमुलेट मतलब आपने रख दिया, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे मैंने अभी कहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का होता है। आप भी खुद खड़े हो ऐसे सावधान में, तो आपका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है? और जब आप चलने लगोगे तो आप उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके काइनेटिक में बदल रहे हो। तो मैंने फिर से मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, ये नेचुरल है। उसको आप कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक में बाय मूविंग, ठीक है? तो ऐसे ही पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर, पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर, ये आपने भर के एक्यूमुलेट करके रखा है। इसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पानी के साथ कुछ गेट्स होंगे, डैम, बांध होगा, बांध, उसमें गेट्स होंगे। तो आपने मान लो ऐसा 2 या 1 गेट खोल दिया, तो सोचो कितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। आप जितना ज्यादा पानी भरेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर 1 गेट खोलेंगे तो आप सोचो कितना प्रेशर से पानी उस गेट से निकलेगा, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी को ये गेट खोल के आपने काइनेटिक एनर्जी में बदल दी, और वो जबरदस्ती इस टरबाइन के ऊपर बहुत फोर्सफुली पड़ेगा और टरबाइन घूमने लगेगा, और टरबाइन के साथ जनरेटर घूमेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो सोचो पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप काइनेटिक में बदल के, उसको आप मैकेनिकल में बदल के, उसको आप इलेक्ट्रिकल में बदल के, इलेक्ट्रिकल 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 घर तक आप इलेक्ट्रिकल ले आ पाए। अब लास्ट में लोड पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है? लोड पर आप क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में पंखा, आप पंखा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, यू आर गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू योर फैन एंड यू आर टेकिंग मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। वहां भी एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। कैसे? हवा कैसे फेंक रहा है वो फैन? मैकेनिकल एनर्जी से जोर लगा के आपका हवा आपके ऊपर तक पहुंचा रहा है। शायद कूलर हो तो भी वही काम कर रहा है। लाइट, अगर बल्ब है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट, मतलब एक कूल फॉर्म ऑफ हीट में। गीजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। मिक्सर ग्राइंडर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट uses electrical energy and converts it into some other form, or it uses some other form and gives electrical. तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें या तो इनपुट इलेक्ट्रिकल होगा या फिर आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा ही होगा। अगर दोनों तरफ में कोई भी इलेक्ट्रिकल नहीं है तो आप उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही नहीं बोलेंगे, ठीक है? बुलक कार्ट क्या वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है? नहीं,
आप उसे मैकेनिकल बोल सकते हैं क्योंकि वो चलता है, रोटेटिंग है, बट उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहा है ना कोई इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है ऐसे। तो मैं जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन या अप्लायंस या इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं उसमें या तो इनपुट या आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा या दोनों भी हो सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, पोल, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल है। मिनिमम एक तरफ तो इलेक्ट्रिकल होना ही होना है, तभी उसको आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर कहूं कि आप अपना रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करो, तो प्लीज आप लोग रूम के पहले मेंस के पहले पोल, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन यहां तक ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज हमेशा अगर ऐसे ही ड्रॉ करना है तो ड्राइंग शीट्स भी नहीं, आपका पेपर, आपका कोई बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर ड्रॉ करना है, ये जो सोर्स है, अगर आप अपना कमरे का ही लें, अगर आप रूम 1 का लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लोड तो है ही रूम 1 में, ये जो सोर्स है ना, ये कुछ नहीं है, आपका स्विच बोर्ड को ही आप सोर्स मानेंगे, बिकॉज आपका जो ये जो जनरेटर है वो यहां तक आपको एनर्जी लाके दे रहा है, तो आप मान सकते हैं कि भाई मेरे स्विच बोर्ड से ही मैं अपना एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्लियर है कि ये एनर्जी यहीं से मिल रहा है आपको, लेकिन आप हर एनालिसिस में आप इसको, इस पूरे खानदान को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सिर्फ वहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रूम 1 का इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना चाहूंगा तो रूम 1 का जो स्विच बोर्ड होगा मैं उसको सोर्स मान लूंगा, स्विच बोर्ड 1 मान लो उसको, रूम 1 का स्विच बोर्ड 1 उसको मैं सोर्स मान लूंगा और उसमें इलेक्ट्रिकल लोड्स मैं कनेक्ट करके, मतलब ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसी रूम का लोड्स कैसे ड्रॉ करना है, लोड्स कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल इस लोड में, इस रूम 1 में 4 इक्विपमेंट है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4 इक्विपमेंट, और आपको अगर जानते हो तो याद दिलाना है, अगर नहीं जानते हो तो इंफॉर्मेशन देना है कि कमरों में या इलेक्ट्रिकल सर्किट ये जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं आपके घरों में, इक्विपमेंट पैरेलल कनेक्ट होता है। ये क्यों पैरेलल है, सीरीज क्यों नहीं है, हम ये बाद में यूनिट जब हम क्लियरली स्टार्ट करके प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज रिमेंबर दैट ऑल द इक्विपमेंट कनेक्टेड आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में आप ऐसे जोड़ेंगे, इक्विपमेंट 1 मान लो एक लाइट, 2 लाइट है, ठीक है, लाइट 1, लाइट 2, L2, लाइट 3 नहीं है, मैं कह रहा हूं फैन है F1, ठीक है। और मान लेते हैं गर्मी है तो आप लोग शायद कूलर भी चला रहे हो अपनी जगह, तो एक कूलर C1। देखिए मैंने स्विच बोर्ड से चारों इक्विपमेंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए आगे के क्लासेस में ऐसा कुछ बॉक्स बना के आप नहीं करेंगे एनालिसिस या कुछ भी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लेंगे तो आगे का एनालिसिस आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं बता दूंगा कि हम किस तरह सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चीज एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें फिर आगे मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा इस कमरे में 2 लाइट है, एक फैन और एक कूलर है। एक खास चीज हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ नहीं किया है, वो है स्विच, है ना। स्विच बोर्ड में होता है एक्चुअली, बट मैं क्या करूंगा, यहां के बदले में मैं आसानी के लिए, समझने के लिए मैं यहां पर स्विच दे दूंगा आपको। इस डिवाइस का स्विच यहां पर, इस डिवाइस का स्विच यहां पर, ठीक है। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हैं स्विच बोर्ड में स्विच, लेकिन फिर क्या करना होगा, हर स्विच से मुझे हर इक्विपमेंट को अलग अलग मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने क्या किया, स्विच को मैंने डिवाइस के पास कनेक्ट कर दिया, तो वो आसान है बस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो सबका मैंने एक स्विच जोड़ दी। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने स्विच को ओपन करके रखा है, देखिए। ठीक है, अब मैंने कहा मैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन क्या मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया यहां पर? क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है या नहीं, बताइए कोई। नहीं सर। यस और नो? नो सर। नो, व्हाई? सर बिकॉज क्योंकि ये लास्ट में इंटरकनेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। क्या कंडीशन? क्लोज्ड पाथ। भाई ये मेरा सोर्स है, मुझे एनर्जी ट्रांसफर करना है ना इस सोर्स से लोड तक, लेकिन आप देखो एनर्जी जाने के लिए पाथ कहां है? मैंने इस स्विच को ओपन कर दिया, इस स्विच को ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, तो कोई लोड ही नहीं है एनर्जी लेने के लिए कनेक्टेड। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोल सकते हैं। ये है खास डिफरेंस सर्किट और नेटवर्क में। ठीक है, क्लोज्ड पाथ नहीं है तो ये नेटवर्क बन सकता है, लेकिन ये सर्किट नहीं बन सकता। अब मैं क्या करूंगा? दिस इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो वन इन द रूम। अब आपने क्या किया? इस क्लास को लेने के लिए आप इस कमरे में घुसे। जैसे आपने कमरे में घुसा, आपने देखा अरे अभी क्लास है तो मुझे लाइट ऑन करना है, तो आपने मान लो एक लाइट ऑन कर दी, तो स्विच मैंने क्लोज कर दी इसका। फिर आपने क्या किया? आपने कहा भाई गर्मी इतना ज्यादा नहीं है, मैं पंखा चला लूंगा, फैन मैंने ऑन कर दिया। बाकी दोनों मैंने ऑफ ही करके रखा है, अभी मुझे जरूरत नहीं है अभी। तो देखिए अब इस नेटवर्क में मैंने दो सर्किट्स बना दिए। एक तो ये सर्किट है सर्किट 1, और दूसरा ये वाला सर्किट 2। समझ गए? सर्किट कैसे बन रहा है? क्लोज्ड पाथ से। देखिए सोर्स से लेकर मैं इस लोड को ऐसे एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, तो ये एक सर्किट बना। दूसरा सोर्स से लेकर इस लोड में ऐसे एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, तो ये दूसरा सर्किट बन गया। लेकिन ये और ये क्या है? अभी भी ये नेटवर्क ही रह गए। इसको अभी भी हम नेटवर्क कहेंगे क्योंकि देयर इज नो क्लोज्ड पाथ। तो इसलिए मैंने कहा कि नेटवर्क में ही सर्किट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने 4 नेटवर्क से पहले उसमें से आपने 2 को सर्किट बना दी। अब हम सर्किट्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम नेटवर्क्स के बारे में इतना ज्यादा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भाई अगर आपने सब कुछ नेटवर्क बना दिया, सब ओपन कर दिया, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा। जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप एनालिसिस क्या करेंगे? है कि नहीं? तो इसीलिए आप सर्किट बनाएंगे और सर्किट पर ही आप एनालिसिस करेंगे। अब इस एनालिसिस में आप क्या क्या एनालाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? जब तक मैं सर्किट नहीं बनाऊंगा एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम ही एनर्जी ट्रांसफर है, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप एनालिसिस क्या करेंगे कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कितना टाइम में ट्रांसफर हुआ, कितना करंट फ्लो किया, कितना इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स कैसे एनालाइज करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन मैं एक और तरीके से देता हूं। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। अगर आपको याद है 12वीं में या 10वीं में आपने पढ़ा होगा, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, है ना? तो अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है, मतलब P को मैंने नीचे इलेक्ट्रिकल कर दिया, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। मैथमेटिकली अगर लिखें तो E एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू डी टी। ये होता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन में लिखते हैं नॉर्मली। मैंने उसको सिंपली P इलेक्ट्रिकल इंटू टी करके सिंपली लिख दिया। ये भी तो मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है? इंस्टेंटेनियस मान सकते हैं हम इसको। ये तो कंटिन्यूअस हो गया। इंटीग्रल मतलब T1 के लिए P1, T2 के लिए P2, T3 के लिए P3, ऐसे होता है। मैंने एक का ले लिया P इलेक्ट्रिकल इंटू टी, सिंपली इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? V इंटू आई,
याद है आप लोगों को? P इज इक्वल टू वी आई। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ा है 12th में या 10th में, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो V इंटू आई इंटू टी, तो एनर्जी इज P इंटू टी एंड P इज V इंटू आई। तो अब देखिए एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए पावर चाहिए, टाइम तो होगा ही, पावर चाहिए। अब पावर के लिए V चाहिए और I चाहिए, दोनों चाहिए। इनमें से कोई भी अगर जीरो हो गया तो पावर जीरो होगा, एनर्जी भी जीरो होगा। तो नेटवर्क के केस में इनमें से एक चीज जीरो हो रहा था। नेटवर्क में आपने क्या किया? फॉर एग्जांपल ये दोनों लीजिए, लाइट 2 और कूलर, आपने स्विच ओपन कर दिया, तो बताओ करंट फ्लो करेगा इसमें? इसमें तो कर रहा है L1 में, स्विच बंद कर दिया, F1 में भी कर रहा है, लेकिन L2 में करंट फ्लो करेगा? नहीं, जब तक स्विच ऑफ है करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो I जीरो हो गया, I जीरो हो गया तो V इंटू जीरो जीरो, P जीरो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जीरो। तो आपका मेन पर्पस जो है वो सॉल्व ही नहीं हुआ। समझ गए? ब्रेक सर, ब्रेक हो गया? अच्छा, अभी टाइम है ना क्लास का? नहीं, 10 मिनट है ना अभी। सर जब ईमेल या कुछ आते हैं तो बता दीजिएगा सर। ये कौन सा वाला है? 100 लिमिट वाला या बड़ा वाला? अच्छा, मिल गया? हाँ ठीक है, ठीक है। ऑडियो ऑन है? आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। प्लीज आपके माइक्स ऑफ कर दीजिए। और आप में से कोई भी प्रेजेंट मत करिए, प्रेजेंटेशन मत दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक हो गया था वीडियो, अच्छा हुआ मुझे 5 मिनट ब्रेक मिल गया। तो हम कह रहे थे कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए पावर, पावर के लिए वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए। अब नेटवर्क के कंडीशन में क्या हो रहा था? क्योंकि आपने स्विचेस ओपन कर दी, क्योंकि आपने स्विचेस ओपन कर दिया
क्योंकि आपने स्विचेस ओपन कर दिया, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो I जीरो हो गया, तो पावर जीरो और एनर्जी जीरो। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो है तो आप क्या वो करेंगे, मतलब व्हाट यू से एनालिसिस क्या करेंगे? तो दैट इज वाई यू वर्क ऑन सर्किट्स, बिकॉज सर्किट्स में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज भी रहेगा, करंट भी रहेगा, पावर भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगा। एंड एनालिसिस में आप यही फाइंड करेंगे, जैसे कोई लाइट है तो उसका वोल्टेज कितना है, उसका करंट कितना है, उसका पावर कितना है, उसका एनर्जी कितना है। दिस इज व्हाट इज एनालिसिस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन जो सर्किट का मैंने दिया है, क्या ये सही है? ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, देखिए रिप्रेजेंटेशन मतलब स्विच बोर्ड को मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये सोर्स है। लाइट को मैंने एक बॉक्स बना दिया, L1 करके लिख दिया, L2, F1, C1। भाई ऐसे हम A1, B1, C1, X, Y, Z में अगर रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो कैसे समझेंगे हम? ऐसे तो समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब एनालिसिस प्रॉपरली होगा ही नहीं। हमें इन सब को एक जैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंसी में करेंसीज अगर आप जानते होंगे ना, करेंसीज जैसे $10, 10 रुपीस और 10 पाउंड्स, PB करके होता है, 10 पाउंड्स। इन तीनों को क्या हम एक साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तीनों अलग अलग है। इसका करेंसी अलग है, इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। जब तक हम इन तीनों को एक कॉमन रेफरेंस या कॉमन फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, मतलब 10 रुपए को भी, मतलब सबको रुपए में कन्वर्ट कर दो या सबको डॉलर में या सबको पाउंड में कन्वर्ट कर दो, तब जाके ना इस पे कुछ आप काम कर सकते हैं, इस पे एनालिसिस या इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन वो कर सकते हैं। तो जब तक आप ऐसे डब्बे या बॉक्सेस बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये इक्विपमेंट जो भी लाइट, फैन, कूलर, ये सब है, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम एक कॉमन फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए? रेजिस्टेंस, यस। सर रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, जो सर पैरेलल और सीरीज में। बिल्कुल सही, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें आता है रेजिस्टेंस, आर, इंडक्टेंस जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L, और आता है कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, और हम ये सब इक्विपमेंट्स को हम इन तीनों से क्यों रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? एक तो रीजन ये है, बोलिए बोलिए। हीट स्टोर होती है सर इनमें, एक तो सर नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं है, फिर से। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में सर ये हीट स्टोर करने की प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से सर ये प्रॉपर्टीज में यूज किए जाते हैं। क्लैरिटी नहीं है, आई एम रियली सॉरी। माइक तो है बड़ा सा यहाँ पर, आवाज क्लियर नहीं है। या तो आपके माइक्रोफोन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे अभी इससे पहले मैकेनिकल का क्लास हुआ था, उसमें भी कुछ लड़कों का क्लैरिटी था, कुछ लड़कों का क्लैरिटी नहीं है, ऐसे ही आवाज आ रही थी। मुझे क्लियरली पूछिए, या फिर इसको आप बाद में कभी लिख के रख लीजिए, मुझे बाद में जब मैं अपना मेल आईडी वगैरह कुछ दे दूंगा तब आप उस पर मेल करके पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा कोशिश करिए लास्ट टाइम, अगर मुझे समझ में आ गया, क्लैरिटी है तो मैं आंसर कर दूंगा, प्लीज। सर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में सर एक प्रॉपर्टीज होती है जो वो हीट को स्टोर कर लेते हैं,
जिसकी वजह से सर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में यूज किए जाते हैं। आपने कहा हीट को स्टोर करते हैं, आपने कहा हीट को स्टोर करते सर हैं। हीट को स्टोर करते हैं सर एक नहीं, ये गलत है कि वो हीट को स्टोर करते हैं, बिल्कुल नहीं है। मैं क्लियर करता हूं, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपको इन तीनों में से मिनिमम एक प्रॉपर्टी तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मतलब है? इन तीनों प्रॉपर्टीज के अलावा या इन तीनों प्रॉपर्टीज के बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा सा ये जो मीडियम है ना बीच में, आपने बड़ा सा, मैंने भी बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ किया, सोर्स और लोड, और बीच में जो मीडियम है, वो मीडियम क्या है? मीडियम इज नथिंग बट कंडक्टर, है ना? कंडक्टर होता है मीडियम, वो जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टिंग मटेरियल है। और कंडक्टर में अगर आपको याद है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने एलिमेंट्री टेबल पढ़ा होगा, उसमें 7th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, उसमें ज्यादातर कंडक्टर्स हैं। खैर उस तरफ नहीं जाएंगे, बट कंडक्टर में कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होता है, तभी तो आप उसे कंडक्टर बोलते हो। कंडक्टेंस इज समथिंग विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है? अब जब कंडक्टेंस है तो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस भी तो होगा। ठीक है? तो इस तरह मिनिमम एक कंडक्टर अगर हम लेंगे, क्योंकि हर इक्विपमेंट में कंडक्टर होगा। भाई मैंने तो मीडियम में, मैंने कहा कि मीडियम में कंडक्टर है, मैं तो कहता हूं लाइट में भी है, फैन में भी है, कूलर में भी है, सोर्स में भी है, हर लोड, हर इक्विपमेंट में कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल आपका फैन ही लीजिए आप, फैन के अंदर एक मोटर है, मोटर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग इज नथिंग बट ए कंडक्टर, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, साथ में इंडक्टेंस भी होगा। जब आप तार को तार की तरह लेते हैं तो रेजिस्टेंस तो होगा बिल्कुल, लेकिन जब आप उस तार को, मैंने लास्ट क्लास में मैंने वैसे ही दिखाया था आपको अगर याद है, उस तार को आप ऐसे वाइंड करेंगे तो उसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी आएगा। और अगर ऐसे आपने तार लिए और दो तार एक दूसरे के आमने सामने से अगर गुजर रहे हैं तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गए, तो दोनों के बीच में कैपेसिटेंस भी आ सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप अगर ऐसे लेंगे, मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस तो होना ही होना है, उसके साथ इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए बोला इसको, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब उस कोई भी प्रॉपर्टी के बिना कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सोर्स में भी प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। लोड्स, ये जो इक्विपमेंट्स है इनमें भी प्रॉपर्टी होता है, मीडियम में भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब लोड्स को इन प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लाइट को भी प्रॉपर्टीज में, फैन को भी प्रॉपर्टीज में, कूलर को भी प्रॉपर्टी में, कोई भी इक्विपमेंट को हम प्रॉपर्टीज में रिप्रेजेंट करेंगे। तब क्या होगा, सारे इक्विपमेंट्स एक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे कि हम उनका एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब सबका रेफरेंस या सब एक जैसे हो। तो देखिए, एक अगर लाइट जो L1 था, अगर आपको याद है लाइट बल्ब, उसमें पहले फिलामेंट हुआ करता था, फिलामेंट ऐसे होता था, याद है कि नहीं? ऐसे, है ना? तो इस फिलामेंट में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो इसमें करंट फ्लो करके I²R लॉस होता है, और ये लॉस बाहर हीट और लाइट के रूप में आपको लाइट दे रहा है। तो इट मींस देयर इज सम रेजिस्टेंस। तो आप एक बल्ब को एक रेजिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, लाइट तो आपने अभी फिलहाल के लिए बंद करके रखा है। फिर फैन, तो फैन में मैंने जैसे अभी कहा था
रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा, और ये अभी बंद है फिलहाल कूलर। तो इस तरह आप हर इक्विपमेंट को R में और L में और C में या तीनों में या दोनों में मिनिमम एक प्रॉपर्टी से तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके सोर्स को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सोर्स का हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, मतलब एक दो क्लास बाद। तो ऐसे रिप्रेजेंट करके फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस, इसका इंडक्टेंस। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपके तीन पैरामीटर्स है, R होगा, L होगा और C होगा। तो इट इज इजियर फॉर यू टू एनालाइज एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस अगर है तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आ जाएगा, और ओम्स लॉ में V भी है I भी है, और VI है तो पावर है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। तो आप देखिए एनालिसिस में आप रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज और करंट को भी मेजर मतलब एनालाइज कर सकते हैं, फिर पावर को, फिर एनर्जी को। तो आपका मकसद जो इंटरकनेक्शन, ट्रांसफरिंग एनर्जी और बाद में एनालिसिस जो करना था वो पूरा आप कर सकते हैं। और उसके लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में इन तीनों से हम शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, वो क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं अगले क्लास तक आपको अपना एक ईमेल, कांटेक्ट और क्वेश्चन बैंक तो मैंने वैसे ही भेज दिया, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं तब तक रेडी करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, बिकॉज माई रेगुलर ईमेल आईडी इज फुल कंप्लीटली, तो मैं एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी बना रहा हूं, मैं ये वो वाला भेज दूंगा। प्लीज आप मुझे उसी पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, बुक्स तो मैंने बता दिया है लास्ट टाइम, आप फॉलो कर सकते हैं उनको, और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उस बुक्स में मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सी यू ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे है टाइम टेबल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू की जवाब पे आपको टैप करके भेज रहा है। थैंक यू सर। कहाँ है रे? चल भाई।